सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 9 क्रिया पाठ का अध्ययन करेंगे। तो क्रिया का अर्थ होता है किसी भी कार्य का करना या होना। कार्य का अर्थ होता है काम, है ना। तो किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। इसकी परिभाषा हम क्या करेंगे कि जिन शब्दों से, है ना, किसी कार्य का करने या होने का अथवा किसी स्थिति का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, आशीष पढ़ रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। तीसरा उदाहरण है चंद्रमा चमक रहा है। तो पहले वाक्य में पढ़ रहा है तो आशीष पढ़ने का क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो आशीष पढ़ने का काम कर रहा है ना, जो काम होता है वही क्रिया है। तो यहाँ पे पढ़ रहा है वह क्रिया है। दूसरा सूर्य अस्त हो रहा है, तो इस वाक्य में सूर्य के अस्त होने का बोध हो रहा है तो वह क्रिया है। अस्त हो रहा है तो वह क्रिया हो रहा है ना। और तीसरे उदाहरण में चंद्रमा के चमकने का क्रिया हो रहा है। तो ये सभी पढ़ रहा है, अस्त हो रहा है और चमक रहा, ये क्या है? क्रिया है। अब हम कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? दो। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या है उसको हम पढ़ते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिना कर्म का, ठीक है। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ हमने क्रिया तो समझ लिया कि किसी भी काम का करना या होना जहाँ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लेकिन कर्म और कर्ता जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, रोहित पुस्तक पढ़ता है। रोहित पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रोहित क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ना। ये क्या है? क्रिया, ठीक है। तो पढ़ने का क्रिया हो रहा है। और कौन पढ़ रहा है? रोहित पढ़ रहा है। तो रोहित काम कर रहा है इसलिए पढ़ता होगा। और रोहित क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? कर्म। अब आपको समझ में आ गया? कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम का करना या होना जहां पाया जाता है क्रिया है ना। और कर्ता
है, जैसे हम देखेंगे कि जिन क्रियाओं का फल कर्म करना पड़कर कर्ता पर सीधा पड़ता है। कैसे? मोहन दौड़ता है, यहाँ पे कर्म नहीं है ना, मोहन दौड़ता है, तो कौन दौड़ रहा है? मोहन दौड़ रहा है, सीधा कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का फल किससे पड़ता है? कर्ता पर ना पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ता है, तो रोहित पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है और रोहित करता है, तो रोहित क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो सीधे किस पे इसका प्रभाव पड़ रहा है? पुस्तक पे। तो इसलिए यह क्या है? सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो अब हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर नहीं मिलता है, अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, हाँ, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया, और यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? हम उससे प्रश्न करेंगे, क्या लगाकर? क्या, किसे, किसको। इन शब्दों से शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्न करेंगे, है ना, उस वाक्य में। अगर हमें उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। देखिए उदाहरण से समझते हैं कि शोभित लिखता है। पहले उदाहरण में क्या है? शोभित लिखता है, तो हम इससे प्रश्न करते हैं कि शोभित क्या लिखता है। ठीक है। तो हमें उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं उत्तर मिल रहा है। ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण है, शोभित पत्र लिखता है। इसमें भी हम प्रश्न करते हैं, शोभित क्या लिखता है। ठीक है। तो हमें उत्तर मिल रहा है कि शोभित पत्र लिख रहा है, तो कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है। इसमें हमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। अब तीसरे उदाहरण में भी देखिए, उसने मुझे पुस्तक दी। उसने मुझे पुस्तक दी, इससे इस वाक्य में भी हम प्रश्न करते हैं कि उसने मुझे क्या दी, तो क्या दी? पुस्तक दी। ठीक है। तो यहाँ पे भी उत्तर हमें मिल रहा है, इसलिए यह भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। इस प्रकार से हम क्रिया की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। अब आगे देखिए, धातु। धातु, अभी हमने क्रिया पढ़ा, तो क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया का मूल रूप होता है, उसमें हम क्या करते हैं? धातु करते हैं। अब मूल रूप क्या है वो हम समझेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, इधर धातु मैंने लिखा है और इधर क्रिया। क्रिया का अर्थ मैंने बताया था किसी भी काम का करना या होना, है ना, वो क्रिया है। और धातु, धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को हम धातु करते हैं। जैसे हो का हम क्रिया क्या है? होना, होता, होती, होगा इत्यादि। तो ये जो शब्द है, होना, होता, होगी, होगा, इसमें से अगर आपको कहा जाए कि इन होना शब्द में इसका मूल रूप आप धातु रूप बताइए। ठीक है। तो धातु में हम क्या करते हैं? क्रिया के मूल रूप को ढूंढते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हो। समझ में आ गया? दूसरा जैसे दे का क्रिया, देना, देता, देती,
देगा, दिया इत्यादि। तो देना शब्द में इसमें ये मूल जो इसका रूप है क्रिया का वह क्या है? दे। तो इसमें धातु क्या है? दे। तीसरा है कर। अब कर धातु से हम क्रिया बनाते हैं, करना, करता, करेगा, किया इत्यादि। ठीक है, तो इसमें से भी हम अगर हमको इसमें मूल धातु निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या निकालेंगे? कर। कर्ता में भी कर है, करेगा में भी कर है और किया में भी कर, की या कर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से धातु क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं, मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु। और धातु से हम क्रिया बनाते हैं और क्रिया से क्रिया का जो मूल रूप होता है वही क्या कहलाएगा? धातु कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? काल कहते हैं। और काल के कितने भेद हैं? 3। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे मैंने बताया कि काल कहते हैं। ठीक है, और काल के कितने भेद हैं? 3। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। आप लोगों को पता है कि वर्तमान काल में जो कार्य अभी हो रहा है ना, वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। भूतकाल, बीते हुए समय को क्या कहेंगे? भूतकाल। और भविष्यत काल जो आने वाला समय है ना, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल। तो इस प्रकार से वर्तमान काल में जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, बुक में देखिएगा कि उदित दूध पी रहा है और दूसरा है अनमोल अपनी कक्षा में प्रथम आया है। तो इन वाक्यों में रही है और आया है, यह शब्द क्या है? क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, है ना। लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है कि ये क्रिया वर्तमान काल में हो रहा है। दूध पी रहा है और अनमोल अपनी कक्षा में प्रथम आया है, तो यह काम वर्तमान काल में हुआ है, अभी हमें स्पष्ट मालूम चल रहा है। तो इस प्रकार से यह किसके उदाहरण होंगे? वर्तमान काल के। अब वर्तमान काल के 3 भेद हैं, कौन कौन से? पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। कोई भी काम जो हो रहा है वह वर्तमान समय में अभी हो रहा है लेकिन सामान्य रूप से हो रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। जैसे उदाहरण में देखिए, बच्चे पार्क में खेलते हैं, परी गाना गाती है, तो यह नॉर्मल हो रहा है, तो वह क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। दूसरा, आप लोग मेरे साथ साथ बुक में देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्तमान काल का दूसरा भेद कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के आरंभ होकर अभी होते रहने की स्थिति का मालूम चल रहा हो ना, मतलब कोई भी काम जो हम कर रहे हैं अभी वह शुरू हो रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? शुरू होते रहने का ही भाव स्थिति का पता चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी भी होते ही रहने की स्थिति है, उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह पत्र लिख रहा है, चाची खाना बना रही है, तो वह पत्र कब से लिख रहा है? वर्तमान काल में ही लिख रहा है ना, अभी ही लिख रहा है। तो थोड़ी देर लिख रहा है लेकिन उसका काम जो है वह पूरा खत्म नहीं हुआ है। चाची खाना बना रही है, तो चाची खाना बना रही हैं, है ना, अभी वर्तमान काल में, लेकिन वह खाना बनाना पूर्ण नहीं हुआ है। तो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत इसके उदाहरण होंगे। अब तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में
अनिश्चित हो। तो कोई भी काम वर्तमान काल में जो हो रहा है वह क्रिया की होने की स्थिति अनिश्चित है, मतलब वह निश्चित नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वह प्रतिदिन खेलने जाता होगा, वह रोज पढ़ता होगा, तो वह रोज खेलने जाता होगा, है ना। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि जाता होगा हम कह रहे हैं, है ना। तो वह क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो वर्तमान काल के कितने भेद हुए? 3, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। अब काल के मैंने 3 भेद बताए थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो अब हम भूतकाल पढ़ेंगे। दूसरा है भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहेंगे? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध होता है। कोई भी काम जो हम कर चुके हैं वह भूतकाल के अंतर्गत आता है ना, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे शेखर घूमने गया था, कल दीपावली थी, तो वह त्योहार बीत चुका है ना, दीपावली कल थी तो वह त्योहार बीत चुका है। शेखर घूमने गया था, घूमकर आ चुका है कहने का मतलब, है ना, वो पहले गया था वह। तो इस प्रकार से वह भूतकाल के उदाहरण होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि था और थी है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यह भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अब भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, और छठा है हेतुमद भूतकाल। पहला सामान्य भूतकाल हम पढ़ेंगे। हम भूतकाल पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। जो काम अच्छे से हो चुका है वह सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे कक्षा में अच्छी पढ़ाई हुई, आपका चश्मा मिल गया, वह खाना खाने गया, तो अच्छे से काम हो गया, खाना खाने गया, है ना, और आपका चश्मा मिल गया, चश्मा भी अच्छे से मिल गया, तो वह काम सारा पहले हो चुका है। तो ये कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कुछ ही समय पहले क्रिया के होने का बोध हो, मतलब कोई भी काम जो है वह कुछ ही समय पहले क्रिया के होने का बोध हो, मतलब थोड़ी देर पहले वो कुछ काम हो चुका है ना, वह क्या कहलाएगा? आसन भूतकाल कहलाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, वह अभी अभी बाजार गया, वह मिठाई खा चुकी है ना, तो अभी अभी बाजार के मतलब अभी काम अभी अभी तुरंत गया है ना, और मिठाई खा चुकी, अभी खाई होगी। तो इस प्रकार से जो काम कुछ समय पहले हो चुका है वह आसन भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्या आता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूरे हो जाने का बोध होता है ना, कि जिस काम का बीते हुए समय में कोई भी जो काम हम कर रहे हैं वह काम हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया था, प्रियंका विद्यालय चली गई थी, तो यहाँ पे कार्य के पूरा हो जाने का बोध हो रहा है, तो वह क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल हम किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। कोई भी काम जो हो रहा है, हो चुका है, वह जब कब खत्म हुआ उसका जो समय मालूम चलता है, उसका समय जो क्रिया हो रही है उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। जैसे वर्षा हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे, तो वर्षा हो रही थी लेकिन कब बंद हुआ हमें नहीं मालूम है ना, और बच्चे खेल रहे थे, खेल तो रहे थे लेकिन खेल के कब आगे हमें ये भी नहीं मालूम है। तो जो काम हो चुका है और उस काम का जो क्रिया हो रही थी वह कब खत्म हुआ वह हमें नहीं मालूम है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत क्या होता है
क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने की अनिश्चित बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। तो इसमें भी किसी भी काम का जिस रूप से जिस समय में क्रिया हो रही है और उसका कोई समय निश्चित नहीं है, वह संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण से समझिए, कल वह कश्मीर गया होगा, शायद विशाखा घर आई होगी। तो यहाँ पे क्रिया का जो होने का समय कोई निश्चित नहीं है। छठा है हेतु मद भूतकाल। जहाँ भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, मतलब एक काम भूतकाल में, मतलब जो काम पहले हो चुका है वह एक जो क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु मद भूतकाल। जैसे उदाहरण से समझिए, तुम नहीं आए तो वह अकेला चला गया, रात दिन परिश्रम किया तभी तो उन्नति कर सका। तो यहाँ पे देखिए कि तुम नहीं आए तो, है ना, तुम नहीं आए तो वह चला गया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर है निर्भर। रात दिन परिश्रम किया तभी वो उसे क्या मिले, उन्नति मिली। तो यहाँ भी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर में आश्रित है ना, निर्भर है, तो वहाँ पे क्या होगा, हेतु मद भूतकाल होगा। तो इस प्रकार से हमने वर्तमान काल और भूतकाल के भेद पढ़े। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 3, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। और भूतकाल के कितने भेद, 6। पहला कौन सा, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, काल का तीसरा भेद कौन सा है, भविष्यत काल। तो भविष्यत काल किसे कहेंगे, जो काम होने वाला है ना, जो भविष्य में होने वाला है, हमें नहीं मालूम है कब होगा क्या होगा, तो जो क्रिया जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहेंगे। जो काम हम करने वाले हैं, है ना, तो ऐसे समय को हम क्या कहेंगे, भविष्यत काल कहेंगे। जैसे मैं लाल किला देखने जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊँगा, आया नहीं हूँ, है ना, तो ये भविष्य की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो ऐसे जो उदाहरण हैं, ये जाऊँगा, आऊँगा, ये सभी शब्द क्या होंगे, भविष्यत काल के अंतर्गत आएंगे। अब भविष्यत काल के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के साधारण ढंग से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। मतलब जो भी काम है वह आने वाले समय में सही ढंग से वह काम हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यत काल। जैसे उदाहरण से समझिए, मोहित कल जयपुर जाएगा, उदित कक्षा में प्रथम आएगा। तो पहले से ये डिसाइड हो चुका है कि मोहित कल जयपुर जाएगा, है ना, टिकट भी बन चुका है, तो यहाँ पे निश्चित है बात। और उदित कक्षा में प्रथम आएगा, तो यह भी यहाँ भी निश्चित बात है कि उदित ही कक्षा में प्रथम आएगा, क्योंकि सारे जो रिजल्ट है वह पहले से तैयारी हो चुकी है ना। तो यहाँ पे जो कार्य है, जो क्रिया हो रहा है वह साधारण ढंग से, अच्छे ढंग से हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा अब देखिए, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के निश्चय पूर्वक होने का बोध ना हो। तो जो भी क्रिया जो हो रही है आने वाले समय में जो होने वाली है वह निश्चय पूर्वक, मतलब निश्चित नहीं है कि वो क्रिया होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्यत काल। जैसे उदाहरण में देखिए, तब तक शायद गाड़ी आ जाएगी, कल तक वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कल वर्षा होगी ही, है ना, और गाड़ी तब तक आ ही जाएगी, यहाँ पे शायद निश्चित नहीं है ना, निश्चय पूर्वक बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है कि ये काम मतलब आएगा, यहाँ पे शायद या होगी, इस प्रकार की बातें हो रही है, तो वहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भविष्यकाल के कितने भेद पढ़े? 2, सामान्य भविष्यकाल और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। अब आगे देखिए वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप द्वारा यह बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म तथा भाव है, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। तो किसी भी काम का जहाँ क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उसका मुख्य विषय, उस क्रिया का मुख्य विषय कौन है? कर्ता है, कर्म है तथा भाव। मैंने आपको कर्ता बता दिया कि करने वाला जो कर्म करता है वह कर्ता कहलाएगा, और कर्म जिसके द्वारा हो, जो साधन है, जिस साधन के द्वारा होता है ना, तो वह क्या कहलाएगा? कर्म। और भाव, तो इन तीनों का जहाँ पे बोध होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, आप लोग मेरे साथ बुक में देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। महेश अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? महेश अखबार पढ़ता है। देखिए आप, वाच्य की परिभाषा मैंने क्या बताया आपको कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप द्वारा यह बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय कर्ता, कर्म और भाव हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप द्वारा यह पता चलता है कि मुख्य क्रिया का मुख्य विषय कौन है? कर्ता, कर्म, भाव, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, महेश अखबार पढ़ता है। महेश अखबार पढ़ता है। ठीक है, दूसरा नीचे, महेश ने अखबार पढ़ा। महेश ने अखबार पढ़ा है। और तीसरा है, महेश पढ़ता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि पहले वाक्य में पढ़ने की क्रिया करने वाले महेश जो कि करता है, ये क्या है? कर्ता। ठीक है, प्रधानता दी गई है। वहीं दूसरे वाक्य में पढ़ने की क्रिया के विषय में अखबार, कर्म को उभारा गया है, यह क्या है? कर्म। ठीक है, और तीसरे वाक्य में कार्य कर सकने की शक्ति, योग्यता, भाव की बात कही गई है। ठीक है, तो ये क्या है? कर्ता, कर्म, भाव की हमें प्रधानता के रूप में दिखाया गया है, इसलिए ये क्या होगा? वाच्य। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये कर्ता के अनुसार है, पहला कर्ता के अनुसार और दूसरा कर्म के अनुसार और तीसरा भाव के अनुसार। यहाँ पे इन वाक्यों में इसकी प्रधानता दी गई है ना, कि महेश अखबार पढ़ता है।
कर्ता के अनुसार, ठीक है। दूसरा है महेश ने अखबार पढ़ा है, यहाँ भी महेश क्या है, कर्ता है, अखबार कर्म है और पढ़ा क्रिया है, ठीक है ना। लेकिन महेश ने अखबार पढ़ा है, अखबार पढ़ा है तो अखबार पे जोड़ दिया गया है, कर्म के अनुसार हो रहा है। और महेश पढ़ता है, महेश पढ़ता है तो यहाँ पे भाव के अनुसार इसका बोध हो रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, वाच्य कहते हैं, ठीक है। अब वाच्य के कितने भेद हैं, 3। कौन कौन से, पहला है कर्तृवाच्य,